सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन डीप एक्सप्लेन। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो आज हम जॉन वेन गेसी की कहानी का अंत करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आपने जॉन वेन गेसी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जॉन वेन गेसी का पहला पार्ट भी देख लें। कहानी के पहले पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और अगर आपको वहां पे नहीं मिलता है तो आप उसको मेरे चैनल पे जाके भी आराम से देख सकते हो। 18 दिसंबर 1978 जॉन गेसी पे पुलिस वालों ने सर्विलेंस लगा दिया है। सर्विलेंस की वजह से वो बहुत ही ज्यादा तनाव में है और तनाव के वो सारे लक्षण उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आने लगे थे। वो बहुत ही थका थका सा रहने लगा था। उसके चेहरे में हल्की हल्की दाढ़ी आने लगी थी क्योंकि उसने बहुत दिनों से सेविंग नहीं की है। जहाँ पे वो पुलिस वालों से पहले बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन वहीं पे अब वो पुलिस वालों पे भड़कने लगा था। वो अक्सर पुलिस वालों से बहस करने लगा था। वो इन्वेस्टिगेशन में काफी अड़ंगे भी डालता और अब तो उसने बहुत ही ज्यादा दारू पीना भी शुरू कर दिया था। और एक दिन ऐसे ही गुस्से में तिलमिलाया हुआ जॉन गेसी अपने वकील के पास जाता है और वहां जाके जॉन गेसी अपने वकील से कहता है कि वो डेंस प्लेन्स की पुलिस के खिलाफ पूरे $7,50,000 का सिविल सूट तैयार करना चाहता है। यानी अब वो अपनी तरफ से पुलिस वालों के खिलाफ केस करना चाहता है। वो अपने वकील से इस सर्विलेंस को जल्द से जल्द हटाने की डिमांड भी करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज ही के दिन पुलिस वालों को जॉन गेसी के किचन में एक रिसिप्ट मिलती है और ये रिसिप्ट निशान फार्मेसी की है। यानी ये वही फार्मेसी है जहाँ पे रॉबर्ट पीस्ट काम करता था। इसके बाद पुलिस वाले इस रिसिप्ट को ट्रेस करते हैं और ट्रेस करने पे उन्हें किम्बर बायर्स के बारे में पता चलता है। किम्बर बायर्स 17 साल की लड़की है जो कि रॉबर्ट पीस्ट के साथ वहीं उसी फार्मेसी में जॉब करती थी। पुलिस वालों ने अब लड़की से पूछताछ करी और लड़की ने पुलिस वालों को यह बताया कि 11 दिसंबर को उसने एक जैकेट पहना था और इसी जैकेट पे उसने ये रिसिप्ट रखी हुई थी। लेकिन 11 दिसंबर की शाम को फार्मेसी को छोड़ने से पहले रॉबर्ट उस लड़की के पास आता है और वहां आकर वो उससे वो जैकेट मांग के पहन लेता है। किम्बरली पुलिस वालों को ये भी बताती है कि रॉबर्ट ने जाने से पहले उसको एक बात बताई थी। रॉबर्ट ने उसे बताया था कि किसी जॉब के सिलसिले से वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जा रहा है। और यहीं पे जॉन गेसी के बयान का खंडन होता है क्योंकि गेसी ने पुलिस वालों को यह बताया था कि उस दिन उसका रॉबर्ट के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। इसके बाद इसी शाम को पुलिस वाले दोबारा से माइकल रोजी का इंटरव्यू लेते हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार रोजी पुलिस वालों के साथ थोड़ा ज्यादा कोऑपरेटिव है। उसने बताया कि पिछले साल गेसी के कहने पे उसने उसके क्रॉल स्पेस पे 10 बोरे लाइम के छिड़के थे। यार देखो, क्रॉल स्पेस का मतलब यह है कि जमीन और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसके बीच में लोग गैप छुड़वाते हैं। ये इंडिया पे तो नहीं होता, लेकिन जो ठंडी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ रहती है तो वहां पे अक्सर सीलन का खतरा होता है, तो इसी वजह से ये बीच में गैप बनवा देते हैं। मैंने स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई है उससे आप समझ सकते हो। इस बार पुलिस वाले गेसी के घर में दोबारा से तलाश करते हैं और इस बार उनको गेसी के बाथरूम से कुछ अजीब सी स्मेल आती है और ये स्मेल बिल्कुल किसी मरे हुए जानवर के सड़ने की तरह होती है। और वहीं पे जो माइकल रोजी है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए हाँ कर देता है और ये टेस्ट में बिल्कुल साफ हो जाता है कि माइकल रोजी का रॉबर्ट पीस्ट के लापता होने पे कोई हाथ नहीं है। और इन सब के बीच अगर गेसी ने माइकल से कुछ काम भी करवाया है तो माइकल उन चीजों से बिल्कुल अनजान था। इस जांच के दौरान रोजी ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि गेसी ने एक बार उनसे अपने मकान के नीचे कुछ गड्ढे भी खुदवाए थे, मतलब वही क्रॉल स्पेस के नीचे, और जब तक कि उसने वो गड्ढा पूरा नहीं खोद दिया गेसी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। और जब पुलिस वालों ने रोजी से उन गड्ढों के साइज के बारे में पूछा तो रोजी उन्हें यह बताता है कि वो गड्ढे किसी ताबूत के जितने बड़े थे। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आता कि ये जो रोजी है ये कितना बड़ा ढक्कन है। एक इंसान उनसे ताबूत के साइज के गड्ढे खुदवा रहा है और वो बंदा खोद भी दे रहा है, उसको एक बार भी शक नहीं होगा कि ये बंदा मुझसे क्या काम करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ माइकल रोजी से ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे डेविड क्रैम नाम का भी एक बंदा है जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और डेविड क्रैम वो इंसान है जो कि माइकल रोजी से पहले जॉन गेसी के साथ काम किया करता था। पूछताछ में क्रैम पुलिस वालों को यह बताता है कि आज से 2-3 साल पहले जॉन गेसी ने उसको भी रेप करने की कोशिश की थी। और क्रैम भी पुलिस वालों को यह बताता है कि जॉन गेसी ने उससे भी अपने मकान के नीचे गड्ढा खुदवाया था। और जब उसने गेसी से पूछा कि आखिर वो ये गड्ढा क्यों खुदवाना चाहता है तो उसने उसको ये बताया कि ये गड्ढे किसी ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए हैं और क्रैम के हिसाब से ये गड्ढे भी बिल्कुल किसी इंसानी कब्र के साइज के थे।
20 दिसंबर 1978 गेसी अपने लॉयर के पास जाता है और वहां जाकर अपने द्वारा पुलिस वालों के ऊपर लगाए गए सिविल सूट के बारे पे अपडेट लेता है। गेसी इस वक्त बहुत ही परेशान है, वो टेंशन में है और उसने बहुत ही ज्यादा दारू भी पी रखी है। वो अपने लॉयर के ऑफिस में आता है और वहां पर पड़े हुए न्यूज़पेपर को उठाकर अपने वकील के सामने रखता है। उस पेपर में रॉबर्ट के मिसिंग होने का आर्टिकल छपा हुआ है और जॉन उस आर्टिकल को पॉइंट करते हुए अपने वकील से ये कहता है, ये लड़का मर चुका है, ये मर चुका है, मैंने खुद उसको नदी में फेंका है। मैं इसके जैसे कई सारे लड़कों की जिंदगी का न्यायाधीश रहा हूं और मैंने खुद से इनकी जिंदगी के फैसले लिए हैं और अब मैं ये चाहता हूं कि ये मैं खुद के लिए भी करूं। गेसी अपने वकील को यह बताता है कि उसने लगभग 30 लोगों को जान से मार दिया है, जिनकी लाश को उसने अपने घर के नीचे बने हुए क्रॉल स्पेस के नीचे दफनाया है। और जब उसके घर के नीचे जगह कम पड़ गई थी तो उसने कुछ लाशों को नदी किनारे दफना दिया। गेसी अपने वकील को यह बताता है कि जिन लोगों को भी उसने जान से मारा वो सब लोग नामर्द थे, वो मर्द के नाम पे धब्बा थे और उन लोगों को इस जिंदगी में जीने का कोई हक नहीं था। उसने बताया कि वो लोगों को पहले हथकड़ी लगाता था, उसके बाद वो उनको बांध देता था, इसके बाद वो उनको खूब टॉर्चर करता और एंड में उनको फांसी की सजा दे देता और ऐसा करके वो खुद को उनकी जिंदगी का जज मानता, जो कि उनकी जिंदगी का फैसला लेता है। और इसके बाद वो उनकी लाशों को अपने घर के नीचे दफना देता और वो ऐसा इसलिए करता क्योंकि उसके हिसाब से अब वो लाशें उसकी प्रॉपर्टी हैं। गेसी ने बहुत ही ज्यादा दारू पी है और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। जब उसको होश आता है तो उसका वकील उसे ये बताता है कि उसने नशे की हालत में अपने सारे जुर्म को वकील के सामने कबूल कर लिया। गेसी अपने वकील की बात को इग्नोर करता है और वहां से जल्दीबाजी में निकल जाता है। गेसी अब बहुत ही अच्छे से ये समझ चुका है कि उसका अंत अब बहुत ही निकट आ चुका है, इसलिए वो अपने दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए निकल पड़ता है। गेसी अपने कुछ सबसे करीबी दोस्तों के पास जाता है, वो उनके पास जाता है, उनको गले लगता है और बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है और उनको कहता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने लगभग 33 लोगों को जान से मार दिया और अब मेरा अंत बहुत ही करीब है और ये लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अपने सभी दोस्तों को अलविदा कह के वहां से निकल पड़ता है। इसके बाद वो सीधे माइकल रोजी और डेविड क्रेम के पास जाता है और वहां जाकर वो उन दोनों को ये बताता है कि उसने अपने वकील के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। माइकल रोजी और डेविड क्रैम इन दोनों को अब ये पता चल चुका है कि गेसी ने लगभग 33 लोगों का कत्ल किया है और ये बातें उसने अपने वकील के सामने कबूली हैं। तो क्रैम्प इस बात को पुलिस वालों के साथ शेयर कर देता है। इसके बाद गेसी क्रैम्प से एक रिक्वेस्ट करता है, वो चाहता है कि क्रैम्प उसको ड्राइव करके उसके पिता की कब्र के पास ले जाए। और यहीं पे दूसरी तरफ पुलिस वाले ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो गेसी को अपनी कस्टडी के अंदर लेके आए, क्योंकि जॉन वेन गेसी अब कुछ भी कर सकता है, वो खुद को जान से भी मार सकता है और वैसे भी उसने ये कहा था कि वो खुद की जिंदगी का फैसला भी खुद ही लेगा। जो कि जॉन वेन गेसी अब हर जगह से फंस चुका है, तो पुलिस वालों को यह आशंका है कि जॉन गेसी अब खुदकुशी भी कर सकता है। इसीलिए डेंस प्लेन्स की पुलिस अब यह तय करती है कि वो किसी छोटे मोटे जुर्म में जॉन गेसी को अपनी कस्टडी में रख ले ताकि वो सुसाइड ना कर सके। और इसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़ के अपनी कस्टडी में रख लेते हैं और वहां पे वो गेसी से पूछताछ करना शुरू करते हैं। गेसी उन्हें यह बताता है कि उसने पीस्ट को अपने घर के नीचे नहीं दफनाया है, लेकिन हाँ, सेल्फ डिफेंस पे उसके कहने एक बार एक लड़के का कत्ल हो गया था और उसी की लाश को उसने अपने घर के नीचे दफनाया है। इसके बाद पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और वहां जाकर वो उसके घर के नीचे तलाशी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस वाले क्रॉल स्पेस के नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गेसी ने डर के मारे पूरे क्रॉल स्पेस पे पानी भर दिया था। पुलिस वाले उस पानी के सूखने का इंतजार करते हैं और जैसे ही पानी एक बार सूख जाता है तो वो सीधे खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अभी खुदाई शुरू की ही थी कि उनको खुदाई करते ही एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा मिलता है और उसी के जस्ट बगल में उनको मिलती है एक इंसानी हाथ की हड्डी। अब पुलिस वालों के पास जॉन गेसी को अरेस्ट करने की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अब वो लोग जॉन गेसी पे हत्या का आरोप लगा सकते थे। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती, क्योंकि थोड़ी सी और खुदाई करने पे उनको एक इंसानी पैर मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले और खुदाई करने का निर्णय लेते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें एक और बॉडी मिलती है। फिर आखिर क्या ही होना था, इसके बाद उन्हें एक के बाद एक लाशें मिलना शुरू हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जॉन गेसी को भी ये साफ साफ पता चल चुका है कि उसने अपने घर के नीचे जितने भी लोगों की लाशें दफनाई थी वो सारी लाशें अब पुलिस वालों को मिल चुकी हैं। तो अब बातों को छुपाने का कोई फायदा नहीं है।
22 दिसंबर 1978 जॉन गेसी अपने वकीलों की मौजूदगी में एक औपचारिक बयान देता है जिसमें वो अपने द्वारा किए गए लगभग 30 लड़कों के कत्ल को कबूल करता है। गेसी ये बताता है कि वो सब लोग अपनी मर्जी से उसके घर आए थे, जिनमें से कुछ लोगों के नाम उसे याद हैं और कुछ लोगों के नाम वो भूल चुका है। गेसी के हिसाब से वो सभी लोग भगौड़े वेश्याएं थे, जिनमें से अधिकांश लोगों को उसने मारकर अपने घर के नीचे दफनाया। बाद में जॉन गेसी रॉबर्ट पीस्ट के कत्ल को भी कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसने रॉबर्ट पीस्ट को भी जान से मार दिया है, जिसकी लाश को उसने डैंस प्लेन्स की नदी में पुल से फेंका था, और ऐसा उसने और 4 विक्टिम्स की बॉडी के साथ भी किया है। अब पुलिस वाले गेसी को हर एक क्राइम सीन में ले जाते हैं और वहां जाके वो उससे सनात करवाते हैं। आखिरकार जॉन गेसी अपना सारा का सारा जुर्म कबूल कर लेता है। गेसी पे लगभग पूरे 33 लोगों के कत्ल का आरोप लगता है। गेसी के वकील ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो ज्यूरी के सामने ये साबित कर सकें कि जॉन गेसी दिमागी रूप से बीमार है और उसने सारे के सारे कत्ल किसी बीमारी के चलते किए हैं। उन्होंने बताया कि गेसी को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो एक इंसान के अंदर 4 जिंदगी जीता है। एक वो जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, दूसरा वो जो सिविल माइंडेड कंस्ट्रक्टर है, तीसरा वो जो एक क्लाउन बनता है, और चौथा एक पॉलिटिशियन। गेसी के वकील ने ये पूरी कोशिश करी कि वो गेसी को आसान से आसान सजा दिलाएं। वो ये चाहते थे कि गेसी को जेल में ना भेजते हुए किसी सुधार गृह में भेजे, जहां पे उसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट हो। लेकिन अपोजिशन के रहते ऐसा नहीं हो पाया। उन लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि गेसी एक स्वस्थ व्यक्ति है। उसने जो कुछ भी किया था सब होशो हवास में किया था। वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा है। गेसी के वकीलों की पूरी कोशिश के बावजूद भी आखिरकार गेसी को उसके द्वारा किए गए पापों का दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसको मौत की सजा देने का फैसला लिया। ये तो जाहिर सी बात है कि जॉन वेन गेसी जैसे पापी इंसान को तो मौत की सजा ही मिलनी थी। लेकिन कहानी का अंत हो इससे पहले हम जॉन वेन गेसी की अर्ली लाइफ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जॉन वेन गेसी का जन्म 17 मार्च 1942 में हुआ था। वो अपने घर में दूसरे नंबर का बच्चा था और अपने माता पिता का इकलौता लड़का भी। उसके पिता का नाम जॉन स्टेनली गेसी था और माँ का नाम मारियन एलन रॉबिन्सन। उसके पिता पेशे से मैकेनिक थे और माँ हाउसवाइफ। गेसी अपने पिता की अपेक्षा अपनी माँ के ज्यादा करीब था। उसके पिता का उसके साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं था। गेसी के पापा बहुत ही बड़े वाले शराबी थे। वो अक्सर दारू पीकर अपने घर में झगड़ा करते और उसके बाद अपने बीवी और बच्चों के साथ मारपीट भी करते। गेसी के पिता कभी भी गेसी को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा गेसी को नीचा दिखाते और अपमानित करते। उन्होंने कई बार गेसी को ह्यूमिलेट भी किया। उसके पिता उसको मम्मा बॉय बोलते थे, यानी माँ का लाडला। लेकिन इन सब के बावजूद भी गेसी अपने पिता से नफरत नहीं करता था। वो अपने पिता को बहुत पसंद करता था। वो हमेशा खुद को दोषी मानता था। वो ये सोचता था कि शायद उसी में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से उसके पिता उससे इतनी नफरत करते हैं। गेसी बचपन में ओवरवेट था और वो खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता था, जिसकी वजह थी उसकी दिल की बीमारी, और इसी बीमारी के चलते उसको खेलना कूदना बिल्कुल मना था। उसका अधिकांश बचपन हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ही निकल गया। लेकिन उसके पिता के हिसाब से वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को बेचारा दिखाना चाहता है। एक बार बचपन में गेसी के पिता को यह पता चलता है कि उनके लड़के ने और उसके दोस्त ने मिलकर किसी लड़की को छेड़ा है, तो उसके पिता ने उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसके अंदर हमेशा अपने पिता का डर बैठ गया। इसके बाद गेसी ने अपने पिता को कोई भी बात बतानी बंद कर दी। इसी साल उनके एक फैमिली फ्रेंड ने गेसी को एक ट्रक के अंदर मॉलेस्ट किया, लेकिन गेसी ने ये बात अपने पिता को नहीं बताई क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके पिता इन सारी बातों के लिए उसी को ब्लेम ना कर दें। गेसी के बचपन का एक दोस्त ये बताता है कि उसने गेसी के पिता को गेसी को बहुत ही बेरहमी से मारते हुए देखा, जिसके जवाब में गेसी कुछ भी नहीं कर रहा था और वो चुपचाप बस मार खा रहा था। लेकिन जब गेसी 18 का हुआ तो उसने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। गेसी के पिता हमेशा इन चीजों के खिलाफ थे, लेकिन गेसी इन चीजों में बहुत ही अच्छा था। लोगों ने उसके काम को बहुत ही पसंद किया और उसकी सराहना की। उसको लोगों से वो प्यार मिला जो उसके पिता की तरफ से उसको कभी नहीं मिला। अब गेसी बड़ा हो गया था तो उसके पिता उस पर हाथ तो नहीं चला सकते थे, लेकिन उन दोनों के बीच हमेशा मतभेद तो बने रहे और इन्हीं मतभेद के चलते गेसी एक दिन घर छोड़कर चला गया और वहां जाकर वो एक मुर्दा घर में जॉब करना शुरू कर देता है। गेसी ने वहां लगभग 3 महीने काम किया। वो रात को मुर्दा घर में ही सोता था। वहां वो कभी कभी शवों का निरीक्षण करने वालों के साथ उनका हाथ बटाता और उसको इस काम में रुचि भी आने लगी थी।
गेसी अक्सर रात को डेड बॉडी के पास जाता और वहां जाकर वो उनको छूता। गेसी को ये काम सही लग रहा था, लेकिन तभी उसके घर से कॉल आ जाता है और वो लोग गेसी को घर वापस आने को कहते हैं। गेसी भी उनकी बात को मान लेता है और घर वापस आ जाता है। गेसी पढ़ाई में इतना भी अच्छा नहीं है, वो अपने हाई स्कूल के एग्जाम भी पास नहीं कर पाता है, लेकिन बावजूद इसके वो एक बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। 1963 में गेसी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वहां से उसकी जॉब एक जूते वाली कंपनी में लग जाती है। इसके बाद कंपनी गेसी को स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस में ट्रांसफर कर देती है और वहां पे उसको एज ए सेल्समैन के तौर पे रखा जाता है। लेकिन कुछ ही समय पे गेसी के अच्छे काम को देखते हुए उसको वहां का डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जाता है और कुछ ही समय के बाद गेसी एक मार्लिन मेयर नाम की लड़की से एंगेज हो जाता है, जो कि उसकी कोवर्कर होती है। गेसी अभी जिस जगह पे रहता है यानी स्प्रिंगफील्ड जेसीज, 1965 पे गेसी को यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और इसी साल जॉन वेन गेसी को वहाँ का थर्ड मोस्ट आउटस्टैंडिंग मैन के तौर पे नामांकित कर देते हैं। यानी गेसी की अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत है। उसने जो भी काम किया उसको हमेशा उस काम में सक्सेस मिली। और कुछ ही समय के बाद गेसी ने अपनी पार्टनर मेयर्स के साथ शादी कर ली और फिर इसके बाद वो अपने ससुर के पुराने घर चले गए, जो कि वाटरलू में है। गेसी के ससुर ने KFC के रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ली है और इसी का हाथ बटाने के लिए वो उनके घर चले गए हैं। गेसी की वहां पे बहुत ही अच्छी सैलरी है। गेसी ने वाटरलू में अपने तहखाने के नीचे एक क्लब खोल लिया है ताकि वो और उसके वर्कर वहां पे मौज मस्ती कर सकें। वो वहां पे ड्रिंक करते हैं, पूल खेलते हैं और पार्टी करते हैं और यहीं पे गेसी की कुछ होमोसेक्सुअल हरकतें सामने आनी शुरू होती हैं। गेसी अक्सर उस क्लब में सिर्फ जवान लड़कों को लेके आता और जब वो लोग दारू के नशे में चूर होके बेहोश हो जाते तो उसके बाद गेसी उनके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता। कई बार क्लब में आए लड़के गेसी को ये करते पकड़ लेते तो गेसी उनसे कहता कि वो बस मौज मस्ती कर रहा है या वो उन लोगों को बस परखना चाहता था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और गेसी आगे चल के पिता बन जाता है। उसके परिवार में अब उसका एक लड़का है और एक लड़की। आगे चल के गेसी अपने माँ बाप से भी मिलने जाता है, जहाँ पे उसके पिता गेसी से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बचपन में किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोचा था वो बिल्कुल गलत था। तुम ऐसे नहीं थे। गेसी हमेशा से ही अपने पिता को अच्छा मानता था। इन सब के बावजूद गेसी ने कभी भी अपने पिता से नफरत नहीं की। वो अपने पिता को गले लगता है और उनको माफ कर देता है। अगस्त 1967 में गेसी ने एक 15 साल के लड़के के साथ जबरदस्ती करी जिसका नाम डोनाल्ड वोरहिस था और इसके बाद गेसी ने इसके जैसे कई सारे लड़कों के साथ ऐसा ही किया। वो पहले तो उनको दारू पिलाता, उसके बाद उनको वो बहला फुसला के उनके साथ यौन संबंध बनाता। अगर कोई उसकी बात का विरोध करता तो वो उनको धमकी भी देता। जॉन गेसी को इन चीजों में बहुत ही मजा आने लगा था और उसका ऐसा करना अब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन एक साल के बाद वोरहिस ने अपने पिता को यह बता दिया कि जॉन गेसी उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। वोरहिस के पिता को जैसे ही इस बात का पता लगता है वो उसको लेके सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाके गेसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसके बाद गेसी पे एक 16 साल के लड़के जिसका नाम एडवर्ड लिंच है उस पर हमला करने के प्रयास का आरोप लगता है। गेसी इस बात का बहुत जोरदार खंडन करता है और वो एक पॉलीग्राफिक टेस्ट की मांग भी करता है। लेकिन जब पॉलीग्राफिक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो उसमें साफ साफ पता चल जाता है कि जॉन गेसी झूठ बोल रहा है। लेकिन जॉन गेसी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो इस बात का पूरा इल्जाम राजनीति पर डालता है। वो कहता है कि लोग मुझे फंसाना चाहते हैं और ये सब उनकी साजिश है। लेकिन फाइनली 10 मई 1968 को गेसी को लौंडेबाजी के आरोप में आरोपी करार दिया जाता है। जॉन गेसी वोरहिस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने उसके खिलाफ केस जो किया है। तो जॉन गेसी एक 18 साल के लड़के को जो कि उसका कर्मचारी है वो उसको $300 देता है और कहता है कि वो वोरहिस पे हमला करे और वो लड़का भी उस बात को मान लेता है और वो ऐसा करता भी है। वो वोरहिस पे हमला करता है लेकिन वोरहिस कैसे ना कैसे करके बच जाता है और पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ये सारा काम उससे जॉन वेन गेसी ने कराया था और उसके लिए उसने उसको पैसे भी दिए थे। इसके बाद पुलिस वाले सीधे जॉन वेन गेसी को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं।
मुकदमे से पहले जॉन गेसी को एक मनोचिकित्सीय अस्पताल में भेजा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं वो दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है और क्या वो मुकदमे का सामना कर सकता है। डॉक्टरों ने जॉन गेसी की अच्छे से जांच की और एंड में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जॉन गेसी दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और वो इस मुकदमे का सामना करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। 3 दिसंबर 1968 जॉन गेसी को वोरहेस के केस में दोषी पाया गया और उसको 10 साल की सजा सुनाई गई और उसी दिन गेसी की वाइफ गेसी को तलाक देने की याचिका कोर्ट में दर्ज करती है और कोर्ट गेसी के पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाती है। और इसके बाद जॉन गेसी फिर कभी भी अपनी बीवी और अपने बच्चों से दोबारा नहीं मिला और इस सजा के दौरान ही जॉन गेसी के पिता अपने लिवर की बीमारी के चलते मर जाते हैं। वो कोर्ट से अपील करता है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना चाहता है, लेकिन कोर्ट उसकी याचिका रद्द कर देती है। जॉन गेसी को 10 साल की सजा हुई थी, जिसके 18वें महीने पे वो पैरोल पे बाहर आ जाता है। बाहर आके गेसी अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन बाहर आके भी जॉन गेसी वही हरकतें दोबारा करता है। वो फिर से लोगों को बहला फुसला के दारू पिलाता और उनके साथ जबरदस्ती करता। इस दौरान उस पर बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन वो कैसे न कैसे इन आरोपों से बच गया। गेसी को यह काम करने में इतना मजा आ रहा था कि अब वो नकली पुलिस वाला बनके लोगों को डरा धमका के अपने साथ लेके आता और उनके साथ जबरदस्ती करता। अगस्त 1971 पे जॉन गेसी एक बार दोबारा से शादी करता है। इस बार वो शादी कैरल हॉफ से करता है, जिसको उसने अपने हाई स्कूल पे डेट किया था। कैरल हॉफ पहले से शादीशुदा है और उनकी 2 जवान लड़कियां भी हैं। उनकी शादी लगभग 2-3 साल चलती है। उसके बाद जॉन गेसी एक दिन अपनी बीवी को यह बताता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है। इसके बाद जॉन गेसी अपनी वाइफ से थोड़ा सा कटा सा रहने लगा था। वो अक्सर रात को बहुत ही लेट घर आता और अपना ज्यादातर वक्त वो बाहर ही बिताता था और धीरे धीरे करके उसने अपने घर में लड़कों को लाना शुरू कर दिया। वो अक्सर जवान लड़कों को अपने घर लेकर आता और उनके साथ रात भर गैराज में रहता। एक बार गेसी की वाइफ को उनके गैराज में पोर्नोग्राफिक मूवीज मिलती है और वहां पे उनको कुछ लड़कों के वॉलेट भी मिलते हैं जिन पे उनकी आईडी भी होती हैं। वो गेसी से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, जिसके जवाब में गेसी उससे कहता है कि तू अपने काम से काम रख और मेरे काम पे दखल मत दे। अब इन दोनों की लाइफ में इस बात को लेके भी बहुत बहस होने लगी थी और आगे चल के इन दोनों का भी डिवोर्स हो जाता है। जब गेसी जेल से बाहर आया तो उसने एज ए पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू किया, यानी पेंटिंग, डेकोरेटिंग एंड मेंटेनेंस। गेसी को जब भी काम करने का मौका मिला है उसने हमेशा अच्छा काम करके दिखाया है। गेसी यहाँ पे भी ओवर टाइम करता है और बहुत ही अच्छा काम करके दिखाता है, जिसकी वजह से उसको वहां का सुपरवाइजर बना देते हैं। देखो यहाँ पे देखने वाली बात एक ये है कि जॉन गेसी की किस्मत बहुत ही अच्छी है। उसने जो भी काम किया उसको हमेशा वहां पे उपलब्धि मिली। सोसाइटी में हमेशा लोगों ने उसको बहुत इज्जत दी, उसके काम की हमेशा तारीफ की है। लेकिन बावजूद इसके ना जाने क्यों जॉन गेसी वो काम करने लगा था जिस काम की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद आगे चल के जॉन गेसी एक क्लब के साथ जुड़ जाता है। ये क्लब एक सोशल क्लब है। ये क्लब लोगों के लिए फंड रेज करता है और ये क्लब हॉस्पिटलाइज्ड बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए एक प्ले भी करता है। जॉन गेसी इस क्लब को ज्वाइन करता है और वहां जाकर अपने खुद के कैरेक्टर बनाता है। यहाँ पे ये एक कैरेक्टर पोगो द क्लाउन बनाता है और दूसरा पैचेस द क्लाउन। पोगो द क्लाउन ये एक खुश मिजाज कैरेक्टर है और इसको वो हैप्पी क्लाउन भी कहता था। वहीं पे दूसरी तरफ जो पैचेस द क्लाउन है वो एक सीरियस कैरेक्टर है। जॉन गेसी को क्लाउन बनके बहुत ही मजा आता था। उसका कहना था कि ऐसा करने से उसको उसका बचपन याद आता है। उसको अपना ये रूप इतना पसंद था कि वो अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं करता था। वो अक्सर ऐसी ड्रेस को पहन के बार में जाता और वहां जाके बियर पीता था। जॉन गेसी एज ए पीडीएम सुपरवाइजर काम कर रहा था, जहां पे उसने ज्यादातर जवान लड़कों को काम पे रखा था जो कि हाई स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे और वो अक्सर इन्हीं लोगों में से अपना शिकार ढूंढता। वो अक्सर बहला फुसला के इन लड़कों को मॉलेस्ट करता। वो उनको प्रमोशन का झांसा देता या वो उनको पैसा देता या उनको अपनी गाड़ी लैंड करता और जब कोई उसकी बात को नहीं मानता तो उनको डरा धमका के उनके साथ जबरदस्ती करता। और हम लोग ये जानते हैं कि जॉन गेसी की यही फितरत है। इस दौरान के जो विक्टिम्स थे उन लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि जॉन गेसी के पास एक बंदूक भी हुआ करती थी, जिसके बलबूते पे वो उन लोगों को डरा धमका के उनके साथ जबरदस्ती करता था और ऐसे ही जबरदस्ती में उसके कहने उसकी लाइफ का सबसे पहला कत्ल हो जाता है। गेसी को इस कत्ल का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता और तो और उसको इस चीज में और मजा आने लगता है। अब उसका काम सिर्फ यही नहीं था कि वो लोगों को यहाँ पे लाकर उनका यौन शोषण करे, उनको टॉर्चर करने में भी मजा आने लगा था और एंड में वो उनको जान से भी मार देता।
वो तो उनके मरने के बावजूद भी उनकी बॉडी के साथ खेल करता था। वो लोगों को इतना टॉर्चर करता कि वो लोग बेचारे दर्द से बेहोश हो जाते। वो उनको दोबारा से होश में लेके आता और फिर से उनको यातना देता। लोग उससे मौत की भीख मांगते थे और फिर वो उनको मार देता था। ऐसा नहीं था कि जॉन गेसी को हर बार इन चीजों में सक्सेस मिल जाती थी। कई बार जॉन गेसी को कुछ खतरनाक लड़के भी मिल जाते थे जो कि जॉन गेसी को दबा के कूट दिया करते थे, और कई बार इन चीजों के चलते जॉन गेसी कुछ लड़कों से दबा के पिटा भी है। लेकिन इन चीजों का जॉन गेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ दिनों के बाद फिर से अपने ट्रैक में वापस आ जाता। एक बार जॉन गेसी एक 15 साल के लड़के के साथ यही चीजें कर रहा होता है। वो उसके हाथ में हथकड़ी बांध देता है, लेकिन वो हथकड़ी थोड़ी सी लूज होती है और वो लड़का छूट जाता है, और वो लड़का एक रेसलर होता है। इसके बाद क्या ही था, वो जॉन गेसी को दबा के कूट देता है और उसका भूसा भर देता है। जॉन गेसी उसके सामने रोने लगता है और उससे माफी मांगता है, और एंड में वो लड़का उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और ना जाने क्यों वो लड़का जॉन गेसी की कंप्लेन भी नहीं करता। शायद उसे नहीं पता है कि जॉन गेसी ने कितनी बेरहमी से उसके जैसे कई सारे लड़कों को जान से मार दिया है। लेकिन बावजूद इसके जॉन गेसी बिल्कुल नहीं सुधरता और आगे चल के ना जाने वो कितने लड़कों को जान से मार देता है। 26 जुलाई 1976 जॉन गेसी एक 18 साल के लड़के को अपने साथ काम पे रखता है जिसका नाम डेविड क्रैम है। डेविड क्रैम वही लड़का है जिससे एंड में जॉन गेसी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको उसके पिता की कब्र के पास लेके जाए। ये वही डेविड क्रैम है, लेकिन जॉन गेसी इसको भी नहीं बख्शता। क्रैम के 19वें बर्थडे पे जॉन गेसी उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं और उन दोनों को नशा हो जाता है, लेकिन गेसी उसके हाथ में एकदम से हथकड़ी बांध देता है और उससे कहता है कि बेटा आज मैं तेरा रेप करूंगा। और जैसे ही क्रैम ये सुनता है वो घुमा के उसके मुंह पे एक लात मारता है। गेसी के लात पड़ती है और गेसी दूर झटक जाता है और क्रैम खुद को हथकड़ी से छुड़वा लेता है। इसके बाद क्रैम इन चीज को लेट गो करता है। वो सोचता है कि शायद नशे के चलते ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन 1 महीने के बाद जॉन गेसी दोबारा से क्रैम के सामने आता है और उससे कहता है कि अगर तूने वो नहीं किया जो मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन क्रैम जॉन से नहीं डरता। वो कहता है कि उखाड़ ले तुझे जो भी उखाड़ना है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और कुछ समय के बाद क्रैम वहां पे काम करना छोड़ देता है। इसके बाद क्रैम वहां पे सिर्फ कभी कभी काम करने आता है, जैसे कि डेली वेजेस के हिसाब से। जब क्रैम गेसी का घर छोड़कर चला जाता है तो उसके बदले वहां पे एक 18 साल का नया लड़का काम पे आता है जिसका नाम माइकल रोजी है, और माइकल रोजी को भी तुम जानते हो। और जॉन गेसी कभी कभी माइकल रोजी को भी अपने साथ पार्टियों में क्लाउन बनवाता था। न जाने कैसे, लेकिन माइकल रोजी इन सारी चीजों से बच जाता है और उसको तो कभी जॉन गेसी पे शक भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं था कि माइकल रोजी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जॉन गेसी वहां पे रुक चुका था। ऐसा नहीं था। जॉन गेसी ने लगभग 33 लड़कों का कत्ल किया, जिसमें से 26 लोगों को उसने अपने घर के नीचे बने क्रॉल स्पेस के नीचे दफनाया। और जब उसके घर के नीचे की सारी जगह खत्म हो गई थी और वहां पे एक भी लाश रखने की जगह नहीं थी, तो उसने बाकियों की लाश को नदी किनारे एक पुल के नीचे ठिकाने लगा दिया। जॉन गेसी ने जितने भी कत्ल किए ज्यादातर उनमें से पीडीएम वर्कर थे या वो इंसान जो कि उसके साथ काम किया करते थे, और कुछ ऐसे थे जिनको वो फोर्सफुली उठा के लेके आया था, और कुछ ऐसे जिनको उसने बहला फुसला के अपने घर में बुलाया। जॉन गेसी कभी भी अपने विक्टिम्स को आसान मौत नहीं देता था। उसको उनको तड़पाने में बहुत मजा आता था। वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। मैं उसके द्वारा उसके विक्टिम्स को दी गई मौत की सजा को यहाँ पे सही से बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरा चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है या मेरा वीडियो डिमोनेटाइज हो सकता है। और अगर आप लोग मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे मेरे सुपर थैंक्स यूपीआई पे डोनेट भी कर सकते हो। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरी इतनी अच्छी इनकम नहीं होती है और मोस्टली हमारे वीडियो डिमोनेटाइज हो जाते हैं। 33 लड़कों का कत्ल, वो भी सिर्फ एक इंसान के द्वारा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके हर एक कत्ल की लिस्ट है, आप विकिपीडिया पे जाके भी उसको पढ़ सकते हो। जॉन गेसी ने अपनी हवस के चलते ऐसे बहुत से बेकसूर लड़कों को जान से मार दिया, और उसका ये सच लोगों के सामने तब आया जब उसने एक 15 साल के लड़के जिसका नाम रॉबर्ट पीस्ट था उसको भी जान से मार दिया। गेसी पे इससे पहले आरोप तो बहुत सारे लगे थे, लेकिन उस पर मर्डर का केस कभी नहीं लगा था, जबकि रॉबर्ट से पहले वो और 32 लोगों को जान से मार चुका था। यानी रॉबर्ट पीस्ट को अपना शिकार बनाना उसके फंसने की सबसे बड़ी वजह बनी। आगे चल के हमें गेसी से यह भी पता चलता है कि उसने जॉन बटकोविच को भी जान से मार दिया था। उसने उसके पिता से झूठ बोला था कि वहां घर छोड़कर भाग गया,
लेकिन ऐसा नहीं था। जॉन गेसी ने उसको अपने घर बुलाया और वहां जाके भी उसने उसके साथ वही किया जो उसने अपने हर एक विक्टिम के साथ किया था, यानी उसको भी उसने जान से मार दिया। जॉन गेसी पुलिस वालों को यह भी बताता है कि उसको ये सब करने पे इतना मजा आने लगा था कि वो कभी कभी एक दिन में 2-2 कत्ल भी कर देता था। जॉन गेसी अपने द्वारा किए गए हर एक कत्ल को कबूल कर लेता है एंड फाइनली वो दरिंदा जो कि अपने मजे के लिए बेगुनाह लोगों को बेवजह मार दे रहा था, अब वो दरिंदा पुलिस की हिरासत में है। आगे चल के जॉन गेसी का ये केस कोर्ट में बहुत लंबे समय तक चलता है। उसको तुरंत सजा नहीं मिलती है और उसके लॉयर उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जॉन गेसी के लॉयर केस हार जाते हैं और जॉन गेसी को मौत की सजा मिलती है। कोर्ट ये फैसला लेती है कि जॉन गेसी को लीथियल इंजेक्शन दिया जाए, यानी जहर का इंजेक्शन। कोर्ट के इस फैसले से बहुत से लोग खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत ही आसान सजा है जॉन गेसी के लिए, क्योंकि ये सजा उसके कोई भी विक्टिम के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कोर्ट के फैसले किसी की भावनाओं के हिसाब से नहीं चलते। वहां पे ऐसा नहीं होता कि तुम किसी को कैसी भी सजा दे सकते हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जॉन गेसी को फाइनली उसके करे की सजा तो मिल ही रही है ना, क्योंकि कोर्ट के ट्रायल के चलते वो अपनी सजा से काफी लंबे समय से बचा हुआ था। जो लोग जॉन गेसी की मौत के वक्त वहां पे मौजूद थे वो लोग बताते हैं कि जॉन गेसी के चेहरे में बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उसने जितने भी ये पाप किए थे उसका उसको रत्ती भर पछतावा नहीं था। और तो और जब उससे उसके आखिरी शब्द पूछे गए तो उसने अपनी मिडिल फिंगर उठाते हुए लोगों से ये कहा कि भाड़ में जाओ। इसके बाद वो लोग जॉन गेसी को लीथियल इंजेक्शन लगा देते हैं और फाइनली 10 मई 1994 को सुबह के 12:58 पे जॉन गेसी की मौत हो जाती है। और तुम्हें पता है कि आज ही के दिन जेफरी डामर को भी जेल में बैप्टाइज किया गया था। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जॉन गेसी के लिए ये इतना भी बुरा नहीं था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो और आपके हिसाब से जॉन गेसी को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए थी? आप लोग अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हो। मेरे खुद के अपने ओपिनियन में मुझे जॉन गेसी कहीं से भी सही नहीं लगता है। भले ही उसके पापा उसको बचपन में बहुत मारते थे, पीटते थे, लेकिन उसको सोसाइटी ने हमेशा प्यार दिया, उसको सम्मान दिया। लेकिन उसने सोसाइटी के साथ क्या किया ये सच में अपने में सोचने वाली बात है। उसकी सारी नाराजगी अपने पिता से होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसने ना जाने कितने बेकसूर छोटे छोटे बच्चों को जान से मार दिया। उसका खुद का होमोसेक्सुअल होना कभी भी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसकी खूनी हवस, जिसकी वजह से न जाने कितने बेकसूर लड़के मारे गए। अगर मैं जेफरी डामर और जॉन वेन गेसी में कंपैरिजन करूं तो मेरे हिसाब से जॉन वेन गेसी बहुत कमीना है। जेफरी डामर दिमागी रूप से बीमार था। उसने जब भी कोई भी ऐसा क्राइम किया था वो हमेशा उनके लिए रोया था और उसको उसका पछतावा भी था। उसने अपने अधिकतर क्राइम नशे की हालत में किए थे, लेकिन वहीं पे जब हम जॉन वेन गेसी को देखते हैं इसको अपने किए गए पापों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। इसने जो भी क्राइम किए खुद के मजे के लिए किए, इसको वो करने में बहुत मजा आता था। खैर जो भी है ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो। आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट में उसको लिख सकते हो। एंड सच में गाइस मुझे बहुत ही खुशी होगी आप लोगों के कमेंट पढ़ के, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को एंड तक देखा है। सो गाइस चलो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और किसी नई कहानी पे। गुड बाय एंड लव यू।